अगर हम दुनिया के 1% सबसे अमीर लोगों की बात करें तो दुनिया के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं ना, इनमें से 75% लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। दुनिया के 1% जो सबसे अमीर लोग हैं, इनमें 15% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं, यानी इन लोगों ने अपने पैसे को अलग अलग सेगमेंट्स में इन्वेस्ट किया। किसी ने रियल एस्टेट में तो किसी ने स्टॉक मार्केट में। यानी इनके पास इतना पैसा है कि इन्होंने पैसा जो इन्वेस्ट किया है उस पैसे से ही इनको इतना रिटर्न आ जाता है कि अपनी जिंदगी को ये आराम से एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, इनमें से 7% जो लोग हैं वो रिच किड्स हैं, यानी उनको विरासत में ही अपने पेरेंट्स से नहीं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छा खासा पैसा मिला। दुनिया के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनमें 3% लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं। अब स्पोर्ट्समैन है तो इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है। दुनिया के 1% लोगों में 0% लोग ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास है, यानी जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, वो दुनिया के 1% सबसे अमीर लोगों की कैटेगरी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो भी सैलरीड क्लास है, जो जॉब करता है, उसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ही नहीं। उसे यही नहीं पता चलता कि उसकी सैलरी कब आती है, कब उसका पैसा खर्च हो जाता है, और अगेन मंथ एंड में उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। अगर आप भी कहीं पे जॉब करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपनी सैलरी को कैसे बचाना है, कहां सेविंग्स करनी है और अपने पैसे को कहां खर्च करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आप इस पूरी भागदौड़ से निकल के दुनिया के 1% लोगों की कैटेगरी में आना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, लोगों का अप्रोच क्या रहता है? लोगों का अप्रोच ये रहता है कि मान लो आज अकाउंट में सैलरी आई, तो लोग इस अप्रोच से चलते हैं कि सैलरी आती सबसे पहले तो अपने सारे बिल्स उतार दो। कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ा है उसको उतार दो, किसी दोस्त की उधारी देनी है वो पहले उधारी उतार दो। एक बार उधारी उतर गई, क्रेडिट कार्ड्स के बिल चले गए, उसके बाद जो पैसा बचा है, अब इस पैसे को हम आराम से खर्च करेंगे। कुछ जोमेटो पे ऑर्डर करेंगे, स्विगी पे ऑर्डर करेंगे, कोई नए शूज ले आएंगे, नए कपड़े ले आएंगे, इधर उधर घूमेंगे, पार्टी करेंगे, मूवीज देखेंगे। ये सब कुछ करने के बाद अगर मान लो फिर कुछ पैसा बचता है तो फिर लोग कहते हैं कि चलो अब कुछ सेविंग्स करते हैं। यंग एज में जिनकी नई नई जॉब्स लगती हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जिनकी जॉब लगी अभी 3-4 साल हो गए जॉब करते हुए, इसमें तो आजकल बहुत सारी रील्स बनती है ना, दुनिया अभी जी लो वरना क्या बुढ़ापे में जियोगे, अभी मजे कर लो। ये देखो, रील बनाना बहुत आसान काम है, आपने रील बना दी, बहुत आसान काम है, लेकिन पैसा दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी घूम लो, बुढ़ापे में थोड़ी ना घूमोगे। हाँ घूमो, आपको घूमना है बिल्कुल घूमो, लेकिन सही अप्रोच के साथ। पहले सही अप्रोच के साथ पैसा इकट्ठा करो फिर आप घूमो। आप ये नहीं कह सकते कि जेब में पैसा हो गया जीरो, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कल को भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, भगवान ना करे आपकी नौकरी चली गई, उसके लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, लेकिन वो रील देख रहे हो कि घूमो। आज नहीं घूमोगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर के घूमोगे? जब 70 साल के हो जाओगे तब घूमोगे। रील बनाना बहुत आसान है, जिसने बना दी उसके लिए तो बहुत आसान है, आप लाइक पे लाइक कर रहे हो, लेकिन क्या असली जिंदगी में ऐसा चलता है? नहीं चलता। इसीलिए जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इसका उल्टा करो। आप ये मत करो कि पहले बिल भर दिया, फिर मजे कर लिए, पार्टीज कर ली, फिर कुछ पैसा बचेगा तो सेविंग्स करेंगे। नहीं, इसका उल्टा अप्रोच आपको लेके चलना है। क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपकी सैलरी है, मान लो एक सैलरी एज्यूम कर रहा हूं आसान एग्जांपल के लिए कि आपकी एक महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, इसका 20% यानी 20,000 रुपीज सबसे पहले आपको बचत करनी है। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपको 2,000 रुपए डे 1 सैलरी आते ही उसको अलग से रखने हैं। इस पैसे को आपने कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। इस पैसे से आपको अपना एसेट बनाना है। किसी की सैलरी 50,000 है तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपए डे 1 सैलरी आते ही आप इन्वेस्ट करोगे। बचे हुए पैसे से आप अपनी जिंदगी जियोगे। वो भी बताऊंगा कि कहां कैसे जीनी है, कैसे आपको बचे हुए पैसे को कहां यूज करना है, लेकिन डे 1 सैलरी आते ही उसका 20% आपका जो पैसा है वो एसेट के अंदर चला जाना चाहिए, यानी आपका जो पैसा है वो कहीं पे इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है कि धीरे धीरे करके आप इतना पैसा जमा कर लो कि एक अच्छा एसेट बन जाए। उस पैसे को आप एक ऐसी जगह लगाओ जहां पे आपका पैसा फिर ग्रो करेगा। ये डे 1 से चीज नहीं होगी। मैं आपको अपनी जिंदगी का रियल एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त है, उसके पास 90 लाख रुपीस इकट्ठे हो गए थे। आज से 2 साल पहले की बात है, रियल स्टोरी बता रहा हूं। 90 लाख रुपीस उसके पास इकट्ठे हो गए। उसने एक
मेरे घर के पास ही एक जगह है, उसने वहाँ पे एक प्लॉट ले लिया। उसके पास जो पैसा था उसने सारा म्यूचुअल फंड, एफडी वेफडी जहाँ उसका इन्वेस्टेड था, उसके पास 90 लाख इकट्ठे हुए, उसने 90 लाख रुपीस का प्लॉट ले लिया। 2 साल के बाद उस जगह की किस्मत ऐसी थी, अच्छी थी कि जहां उसने प्लॉट लिया वो काफी दूर था सिटी से, लेकिन वहां पे एक हॉस्पिटल बनने लग गया। 90 लाख का उसने प्लॉट लिया। 2 साल के बाद उसका जो प्लॉट है आज की डेट में 2 करोड़ 10 लाख रुपीस का हो गया। यानी 2 साल में ही उसका पैसा 1 करोड़ 20 लाख रुपए बढ़ गया। 2 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए बढ़ गया, यानी आप समझो हर महीने 5-5 लाख रुपए बढ़ गया। क्या उसकी सैलरी 5 लाख रुपए थी? नहीं, लेकिन उसने जो पैसा इकट्ठा किया, अपना एसेट इकट्ठा किया, उसने एसेट को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि आज उसका एसेट उसकी सैलरी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है सबसे पहले जो आपकी सैलरी है उसका 20% पैसा अलग रखो, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। समझ गए बात को? कहीं मर्जी इन्वेस्ट करो, जरूरी नहीं रियल एस्टेट में करना है, उसके साथ अच्छा हो गया। ऐसे तो किसी ने आज से कुछ टाइम पहले, 1.5-1 साल पहले, मान के चलो 1.5-2 साल पहले, अगर गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया होता तो गोल्ड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट में करो, कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन 20% पैसा डे 1 ही आपका इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हमें ये तो समझ आ गई कि हमारी जो भी सैलरी है उसका 20% पैसा मुझे डे 1 ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक और चीज है कि जिंदगी में जितना जल्दी पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा पैसा आपका बनेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक तरफ अमन है और एक तरफ रमन है। ये दोनों बिल्कुल बराबर उम्र के थे, बिल्कुल बचपन से ही दोस्त थे, साथ ही ये पढ़ाई करते थे, हमेशा साथ रहते थे। अमन थोड़ा सा सीरियस था। जैसे ही ये दोनों 20 साल की उम्र में पहुंचे, यानी अमन और रमन जब दोनों 20 साल के हो गए, तो अमन ने कहा कि मैं हर महीने, जब ये 20 साल के थे दोनों, तो अमन ने यह तय किया कि मैं हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने शुरू करूंगा। रमन जब 20 साल का था तो यह कहता था कि अभी क्या इन्वेस्ट करना, अभी घूमने फिरने की उम्र है, मजे करो, ये करो, सारी चीजें। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया, दोनों 30 साल के हो गए। अमन डेडिकेटेड था, हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था। रमन जब 30 ईयर्स का हुआ तो उसको लगा यार अमन तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, एक काम करते हैं, जैसे जिंदगी में होता है ना कि मुझे आगे निकलना है अपने दोस्त से, तो वही अप्रोच रमन ने अपनाई। रमन ने यह ऑब्जर्व किया कि अमन तो जब 20 साल का था तब से ही हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रमन ने यह कहा कि यार अब मेरी उम्र होगी 30 ईयर्स, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो रमन ने कहा कि मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, यानी अमन से डबल पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो ठीक है, अमन जो था वो 20 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था 5,000 रुपया हर महीना जोड़ना। रमन को दिमाग में अक्ल आई थी जब वो 30 ईयर्स का हो गया था, लेकिन इसने तय किया कि मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, अब दोनों जो है 60 साल के हो गए, यानी अमन ने 40 साल तक इन्वेस्ट किया, हर महीने 5,000 रुपया। वहीं रमन ने 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, हर महीने 10,000 रुपये। अगर मैं रमन का टोटल इन्वेस्टमेंट देखूं तो इसने 30 सालों के लिए 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से इन्वेस्ट किया, यानी इसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 36 लाख रुपीस। वहीं अमन की बात करूं तो इसने 40 साल इन्वेस्ट किया और हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, इसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 24 लाख रुपए। यानी अमन ने 24 लाख इन्वेस्ट किए, रमन ने 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। लेकिन एक तरफ रमन जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बैठा है, रमन का जो रिटर्न निकला है 30 ईयर्स के बाद, इसका रिटर्न निकला है 3 करोड़ 8 लाख रुपए। वहीं अमन ने सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसका जो रिटर्न है वो है 4 करोड़ 89 लाख रुपीस। हालांकि रमन ने डबल पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन क्योंकि अमन ने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप अपने दोस्तों को देखते रहोगे कि मेरा दोस्त तो यार अपनी सैलरी से मजे कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, नई बाइक ले रहा है, नया आईफोन ले रहा है, नई गाड़ी निकलवा ली, कुछ नहीं होगा। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मैं अपनी जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, फर्स्ट जॉब मेरी कैंपस से जब प्लेसमेंट हुई थी, मैं सिर्फ 22 साल का था। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ठीक है, आई कंप्लीटेड माय बीटेक। उसके बाद 22 साल की उम्र में मेरी पहली जॉब मिली, महीने की सैलरी थी 30,000 रुपीज़। मेरी कैंपस से प्लेसमेंट हुई, गुड़गांव में मेरे को जॉब मिली। मेरे को इतना ज़्यादा शौक था, हालांकि मैं अपनी गलती एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 22 साल का था, बट मेरे को उस टाइम इतना शौक था कि मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। हालांकि गाड़ी का कोई यूज़ नहीं था, अगर मैं उस टाइम पे 2 व्हीलर ले लेता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता, लेकिन मैंने EMI पे गाड़ी ले ली। गाड़ी की जो EMI बनी वो बनी 8,000 रुपये पर महीना।
मुझे लगा मेरी जो सैलरी है वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये साल 2016 की बात बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले 30,000 रुपये महीना भी बहुत अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी होती थी। खैर मेरे को ये था कि 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, 8,000 रुपये EMI चली जाएगी, अभी भी 22,000 रुपये बचेंगे, मज़े करेंगे। अब ये गाड़ी तो ले ली, गलती मेरे से ये होगी कि मैंने इसका खर्चा सिर्फ 8,000 रुपये गिन लिया। ये तो सिर्फ EMI है। उसके बाद उसमें पेट्रोल डलता था, पेट्रोल के अलावा उसकी सर्विस होती थी, कुछ कुछ टाइम के बाद उसके टायर चेंज करने पड़वाते थे, है ना। तो धीरे धीरे करके मेरे को ये एहसास हुआ कि ये गाड़ी 8,000 का खर्चा नहीं मांग रही, आराम से 14,000 15,000 रुपये का महीने का खर्चा मांग रही है, यानी मेरी आधी सैलरी कार में ही जा रही है। तो उस टाइम पे मेरे को ये फील हुआ कि गाड़ी की मुझे जरूरत नहीं थी यार। उस टाइम मेरी शादी थोड़ी हो गई थी, आज मेरी 4 साल की गुड़िया है। उस टाइम पे मेरा कोई बच्चा थोड़ी था जो मेरे को गाड़ी की जरूरत, तो मेरी फैमिली थी नहीं, अकेला मैं गुड़गांव में रहता था, तो मुझे गाड़ी की क्या जरूरत थी। वो मेरे लिए एक यूजलेस खर्चा था। अगर मैं उस टाइम हर महीने 14,000 रुपये बचा लेता तो आज मेरे पास जितनी वेल्थ है उससे ज़्यादा मेरे पास वेल्थ होती। तो एक चीज़ समझो, जितने भी आपके अननेसेसरी खर्चे हैं कि मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, ज़रूरत है तो लो, अदरवाइज जितने भी ये बेफजूल के खर्चे हैं, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, देखते हो एक आधी चीज़ उसका रखो, अदरवाइज यूजलेस जितने भी सब्सक्रिप्शन है हटाओ। आप जोमेटो पे खर्चा करते हो, स्विगी पे अननेसेसरी खर्चा करते हो, डेली बाहर खाना खाने जाते हो, अगर इन चीज़ों पे महीने का 5-7 हज़ार रुपये फूक रहे हो तो फिर घर का खाना खाना शुरू करो। कभी कभी बाहर जाओ, अगर कभी कभी बाहर जाओगे तो पैसा भी बचेगा, दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ भी बचेगी। समझ के बात को, तो अच्छे से अप्रोच लेकर के चलो, आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ हमें ये तो क्लियर हो गई कि जितना जल्दी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पैसा ग्रो करेगा। और एक चीज़ हमने ये भी देख ली कि सैलरी आते ही डे 1 20% पैसा तो मुझे एक अच्छी सी जगह पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन सवाल आता है ये अच्छी सी जगह है कौन सी। ये 20% मेरी सैलरी जो है डे 1 इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन इन्वेस्ट करूं कहां पे। ये मैंने प्रॉपर एक चार्ट बनाया है जिसमें जो नीचे इन्वेस्टमेंट्स लिखी है ना, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क बिल्कुल जीरो है। रिस्क बहुत कम समझो, बिल्कुल ही जीरो रिस्क है। अगर रिस्क जीरो है तो रिटर्न्स भी बहुत कम है। और टॉप पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। रिस्क बहुत ज्यादा का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकती है। समझ के बात को, तो ये कंप्लीटली आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा, बस डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अगर आप बिल्कुल सेफर साइड खेलना चाहते हो या फिर अगर आप ओल्ड एज में हो तो फिर आप ये ऑप्शंस चूज कर सकते हो कि आप अपने पैसे को एफडी में रख दो या पीपीएफ के अंदर रख सकते हो। कोई पेरेंट्स हैं जिनके घर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये पीपीएफ, सुकन्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफर ऑप्शन है। एक चीज मैं काफी बार बोलता हूं कि ये पीपीएफ और सुकन्या, ये पीपीएफ जैसे 15 साल की इन्वेस्टमेंट है, सुकन्या 21 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा ये होता है हमेशा कि इन अकाउंट्स को खोल लेना चाहिए। इनके इंटरेस्ट रेट्स जैसे पीपीएफ में 7.1% है, सुकन्या में 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। ये सरकारी स्कीम है, लेकिन इनकी अच्छी बात यह है, इनके रिटर्न्स मत देखो। अच्छी बात यह है कि आप पीपीएफ को 15 साल से पहले तोड़ ही नहीं सकते, सुकन्या को 21 साल से पहले तोड़ ही नहीं सकते। वो कुछ कंडीशन है, बड़ी मुश्किल कंडीशन है जिसमें आप तोड़ सकते हो। तो ये दो ऐसी गुल्लक हो जाती हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जिन गुल्लकों को आप तोड़ नहीं सकते उसी में ही पैसा इकट्ठा होता है। आपने म्यूचुअल फंड खोल लिए, हालांकि अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको, नो डाउट, ठीक है। एक तो रिस्क भी है ही है, जरूरी थोड़ी कि रिटर्न मिलेंगे। दूसरी चीज, एक क्लिक पे आप उस पैसे को निकाल सकते हो। आपका जरा सा भी खर्चा नहीं आया, आप उस पैसे को निकाल सकते हो। खैर वो कंप्लीटली अब आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो कुछ ये ऑप्शन है। हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपका कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत और रिस्क लेना चाहते हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले सकते हो कि कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। इसके बाद थोड़ा और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर आप रियल इस्टेट में, अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल इस्टेट के म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अगर ज़्यादा
और रिस्क लेना चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ कि मार्केट में ही अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक खरीदना शुरू कर दो, वो हो जाएगा। और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो बिटकॉइन वगैरह खरीद लो, लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ता जाता है, ठीक है। हो सकता है कि एकदम धड़ल्ले से आपका पैसा नीचे भी आ जाए, तो वो कंप्लीटली आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ही रिस्क लेना चाहते हो तो मान लो अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो कोशिश करो कि वहां से निकल के आप अपना बिजनेस ट्राई करो। लेकिन इसमें एक स्ट्रेटेजी मैं यही बताऊंगा, कभी भी ये अप्रोच मत फॉलो करो कि आज आप जॉब कर रहे हो, सडन कल जॉब पे जाना बंद कर दो और अपना बिजनेस शुरू कर लो। क्या चांसेस हैं ये फेल हो गया तो? आपकी जेब में पैसा हमेशा आता रहना चाहिए। अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो हमेशा एक अप्रोच फॉलो करो कि जॉब करते रहो, साथ साथ जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। और जब एक ऐसा टाइम आ जाए कि आपके बिजनेस से जो आपकी कमाई है वो 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना हो जाए आपकी सैलरी से, उस टाइम पे आप डिसीजन आराम से ले सकते हो कि अब मैं कंप्लीटली अपना बिजनेस करूंगा। तो ये कुछ एक अप्रोच साइकिल थी। आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना कहां पे है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमने देख ली कि 20% पैसा तो मेरे को डे 1 इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो 50% सैलरी का पैसा है ये आपका जाएगा डेली रिक्वायरमेंट में, जो बेसिक नेसेसिटी है। आपको अपनी किश्तें भरनी है उसमें जाएगा, आपको घर का राशन लाना है उसमें जाएगा, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे हैं, वाईफाई का रिचार्ज करना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है। यानी अगर किसी की सैलरी, एक एग्जांपल लो, मान लो 50,000 है, तो इसका आधा यानी 25,000 रुपये आपका रोजमर्रा की जिंदगी में जाएगा, ठीक है। यानी 50% पैसा जो है रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों में चला जाएगा। इस 50,000 की सैलरी का जो 30% पैसा है, यानी 5-15,000 रुपया, ये आपका जाएगा आपकी लग्जरी में। आप घूमो फिरो, ऐश करो, बर्गर खाओ, स्विगी पे खर्च करो, जोमेटो पे खर्च करो, कोई छोटा मोटा ट्रिप करो, जो मर्जी जिंदगी के मजे करने हैं वो करो। जो आप रील देखते हो ना कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, जाओ। अगर आप 50,000 सैलरी है, 15,000 बचाओ। गोवा जाना है, जाओ। आप हर महीने तो जा नहीं पाओगे 15,000 से, तो 4-5 महीने पैसे को इकट्ठा करो, उसके बाद बढ़िया सा एक गोवा का ट्रिप मारो। हर महीने घूमना है तो मूवी देखते रहो। यानी ये जो आपके 30% पैसा है सैलरी का, इसको आप जोड़ना शुरू करो। कहीं लंबा ट्रिप मारना है तो 5-6 महीने जोड़ो, फिर चले जाओ। हर महीने घूमना है तो हर महीने मूवी देखो। वो आपका अप्रोच है, समझ के बात को। 30% जो पैसा है आप उससे एंजॉय करो लाइफ, जो मर्जी करो। 50% आपका जो पैसा है वो पैसा जाएगा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों में, और जो 20% आपका पैसा है वो डे 1 ही अप्रोच रखनी है आपको कि डे 1 ही मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। अब यहां से एक चीज आपको यह भी याद रखनी है कि ठीक बात है कि 20% जो आपका पैसा है, 20% ऑफ योर सैलरी, डे 1 ही कहीं पे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तभी आप स्टार्ट करोगे जब आपके पास एक अच्छा सा इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो चुका है। जैसे मान के चलो अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है, तो एटलीस्ट अब आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, आपके पास कम से कम 3 महीने का बैकअप तो होना चाहिए ना, कि भगवान ना करे कल को जॉब चली जाए, भगवान ना करे कल को कोई परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो कम से कम जो आपकी सैलरी है उसका 3 गुना, यानी कम से कम 60,000 रुपए का तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। अक्सर बोला जाता है 3 महीने से लेकर 6 महीने का बैकअप होना चाहिए, बट चलो कम से कम 3 महीने का बैकअप तो रखो, समझ गए। ये पैसा आप लिक्विड फंड्स में भी रख सकते हो, एफडी में भी रख सकते हो। यानी ये पैसा आप ऐसी जगह रखोगे जहां 1 क्लिक में 2 मिनट में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, समझ के बात को। तो अगर मान लो आपके पास इमरजेंसी फंड 0 है, कोई बैकअप ही नहीं रखा हुआ, तो डे 1 से आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना मत स्टार्ट करो। सबसे पहले 3 महीने, कम से कम बेयर मिनिमम 3 महीने का एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। ऐसा पैसा जो बुरे वक्त में आपके काम आएगा, उस पैसे को आप हाथ भी नहीं लगाओगे, समझ गए। उसके बाद अपना ये जो 20% वाला रूल है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। एक लास्ट चीज, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। काफी बार हम ये बोल देते हैं कि कर्जा लेना ही बेकार है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं लोन के चक्कर में बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत पड़ो। लेकिन एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। बैड डेट तो ये होगा कि आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, आपने गाड़ी खरीद लीजिए, उसकी किस्त बांध ली, बैड डेट। क्यों? गाड़ी खरीदी, सैलरी कम है, खर्चे ज्यादा कर लिए। दूसरा, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तीसरा, उसके खर्चे ही बहुत हैं। जैसे बोलते हैं ना, हाथी खरीद तो लिया लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है। वही सेम सिचुएशन कार के साथ है। तो कभी भी शौक पूरे करने के लिए कर्जे मत लो। गाड़ी लेनी है भाई, देखो, या तो आपकी सैलरी बहुत तगड़ी हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी कमाई ही बहुत अच्छी है, फिर तो जो मर्जी गाड़ी लो, ओडी लो, BMW लो, पोर्शे लो, कुछ भी लो, फिर कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन लिमिटेड सैलरी है, मिडिल क्लास के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि वो देख दिखावे में ही मर चुका है, समझ गए। सैलरी कम है,
लेकिन परिवार को दिखाना है कि ये देखो ये इंसान गाड़ी खरीद के आया, वो अप्रोच गलत है। वो कोई कोई दुनिया में किसी से खुश नहीं है। आप गाड़ी लाओगे तब भी आपसे दुखी रहेंगे रिश्तेदार, समझ गए। तो सिंपल सी चीज़ है, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट। अपनी चादर को देख के पैर पसारोगे तो हमेशा जिंदगी में सुखी रहोगे, समझ गए। तो कभी भी कर्जे नहीं उठाने दुनिया को शोशेबाजी करने के चक्कर में, ठीक है। गुड डेट का मतलब यह है कि आपकी सैलरी 25,000 है, आप थोड़ी पहले तो सैलरी को इंक्रीज करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको यह लगता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे जो है होम लोन लेना है। बहुत शौक से लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी किस्त भर सकते हो टाइम पे, आराम से होम लोन लो। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया है जो पैसा आपका ग्रो करेगा, भविष्य में वो पैसा ग्रो करेगा। एप्रिशिएटिंग एसेट में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, समझ गए बात को। उस चीज के लिए लोन लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, समझ गए। खैर, ये हमने पूरा वीडियो एनालाइज किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।